कराची की बात करते हैं और यहाँ के तलपट निज़ाम की बात करते हैं। माशी आसूदगी के लिए पूरे मुल्क से लोग कराची आते हैं, रोज़गार कमाने के लिए आते हैं, लेकिन होता है यहाँ पे क्या है, हर कोई तो जानता है ये। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों से वाबस्ता लोगों को ही ले लें, जिनकी लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। आपको सरफराज याद होगा, नकीब याद होगा और अब अरसलान, तीनों के साथ एक ही सलूक हुआ। सरकारी असलहे से उगलती आग ने तीनों की जिंदगियों का चिराग गुल किया। अरसलान करना क्या चाहता था? फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना चाहता था, लेकिन पुलिस एहलकार ने औरंगी की सड़कों पर उसे खून से नहला दिया। इंटरमीडिएट का तालिब इल्म अरसलान, इसके कत्ल की तहकीकात तो जारी हैं। फायरिंग के वक्त अरसलान के मौजूद उसके दोस्त का कहना था कि पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल छीनना चाहता था। सबसे पहले इस पे हमारे नुमाइंदे हैं अहमद रहमान खान, चीफ क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए, फिर अहमद से ही हम बात करेंगे। कराची का अरसलान महसूद पुलिस एहलकारों के जराइम में मुलव्विस होने की तस्वीर बन चुका है, जिसे पहले मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में कत्ल किया गया और सितम बालाए सितम ये के उसके बाद उसे डाकू साबित करने की भी कोशिशें की गईं। जिस वक्त अरसलान महसूद को कत्ल किया गया, उसकी मोटरसाइकिल उसका दोस्त यासिर आफरीदी चला रहा था। कातिल की जानिब से फायर की गई 2 गोलियां यासिर आफरीदी को भी लगी थीं। कितनी गोलियां चलाई होंगी उन्होंने? उन लोगों ने एक मैगजीन खाली किया, दूसरा जैसे ही चढ़ा मैं भाग निकला वहाँ से। अच्छा, पुलिस की जानिब से ये भी बोला गया था पहले ही कि ये मुकाबला हुआ है और आप लोगों ने भी फायरिंग की है, तो कोई असला होता था आप लोगों के पास? नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। कत्ल के मुलजिम पुलिस एहलकार तौहीद ने ये इक़दाम एसपी औरंगी के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर किया। ये वो जगह है जहाँ पुलिस एहलकार तौहीद के हाथों इंटरमीडिएट के तालिब इल्म अरसलान का कत्ल हुआ और इससे बिल्कुल चंद कदम के फासलों पर आप देख सकते हैं ये एसएसपी ऑफिस की दीवार है, एसपी औरंगी का दफ्तर है, उसके बिल्कुल बराबर में औरंगी टाउन थाना है और यहाँ पर चीपा का एक बूथ भी बना हुआ है। तो आए इनसे ज़रा बात भी करते हैं। मैं गाड़ी लेकर के गया हूँ, बंदा गिरा हुआ था और गिरा हुआ बंदे को मैंने गाड़ी में शिफ्ट करके और अब्बास ही रवाना हुआ। मुझे नहीं मालूम आगे फायर किसने किए थे, सिर्फ आवाज़ सुनी थी मैंने। एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी समा से गुफ्तगू में तस्दीक की कि अरसलान की मैयत उठाए जाने के बाद पिस्तौल मकतूल से मंसूब करके थमाई गई थी। के पास से कोई असला वसला भी मिला था? असला एक वो जो सिविल कपड़ों में था बंदा, उसने उठा के दिया था कि भाई ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चीज़ बस। मकतूल के दोस्त यासिर आफरीदी का कहना है कि नई मोटरसाइकिल ही अरसलान की जान जाने का सबब बनी है। आप लोगों के पास नई बाइक थी कहते हैं? 0 मीटर बाइक थी, कल ही शोरूम से निकाली थी। 1250 मीटर बाइक थी। बाइक का ही मसला होगा क्योंकि इन लोगों ने पहले फायर मेरे ऊपर की। अरसलान के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराने वाले चचा को भी यकीन है कि अरसलान की जान मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में ही ली गई है। अरसलान को नई बाइक जो है वो दिलाई थी आप लोगों ने? जी, अभी दिलाया था, 6 दिन हो गया तकरीबन मेरे ख्याल में। वही छीनने के लिए जो बकौल यासर की कि अरसलान ने कहा कि भाई ये बंदे हमसे स्कूटर छीन लेते, ये तो हमें इल्म नहीं था कि पुलिस वाले हैं। अरसलान के वालिद लियाकत महसूद ने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उनके साथ साथ उनका कबीला भी चैन से नहीं बैठेगा। इंसाफ ये चाहिए जो एक के सेचो हो 2 कातिल। वजीर आला को मैं अपील करता हूँ कि ये 3 बंदे को सज़ल मौत दे, फांसी दे दे। इसने जितना नजायज़ किया ये नजायज़ कभी बर्दाश्त कभी नहीं। लेकिन मेरे को ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसको फांसी नहीं मिलेगा तो मेरा दिल तो पूरे हमारा जितना कौम भी है मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। वालिद चाहते थे कि अरसलान महसूद कारोबार संभाले, मगर उसे फौज में जाने का जुनून था। मगर औरंगी टाउन के इस मकाम पर अरसलान के साथ उसके ख्वाबों को भी कत्ल कर दिया गया। लियाकत महसूद ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटे के नाज उठाए थे उसका जनाजा भी उठाना पड़ेगा। बेटा वो भी जिसकी 1 दिसंबर को ही मंगनी की गई थी। इसको मैंने बहुत दफे बताया कि इतना दूर नहीं जाओ, छोड़ दो, अभी मेरा अपना कारोबार है, कारोबार करो। उसने बोला नहीं, मेरा आर्मी का शौक है, जो हम इतना तालीम भी कर सकता हो जो मैं आर्मी में भर्ती हो जाएगा। पहली तारीख इसकी मंगली हुआ था और कल के दिन हमने रखा था कि हम शादी के दिन रखते हैं। अरसलान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान पुलिस एहलकार तौहीद और साथी उमैर को कड़े पहरे में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और 20 दिसंबर तक के जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन यही पुलिस एहलकार जब शहरियों की जान लेने लग जाएं तो न सिर्फ पूरे इदारे की बदनामी का बाइस बनते हैं
बल्कि शहरियों का पुलिस पर से भरोसा भी उठने लगता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है अहमर की और अहमर ही हमारे साथ मौजूद है। अहमर, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये हम जब कहते हैं ना कि एक नौजवान जो है पुलिस की गोली का शिकार हो गया, दूसरा नौजवान चला गया, अब ये एक दो की कहानी नहीं है, अभी एक तीसरा भी शामिल हो गया। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि हम कभी भी ये कहें कि एक चौथा भी नौजवान, हमारे शहर कायद का एक चौथा नौजवान भी किसी पुलिस एहलकार की गोली का शिकार हुआ है। पुलिस एहलकार को तो हम समझते हैं कि हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन जब खून में यही लोग नहला देते हैं और सोचते नहीं हैं कि एक घर से जवान का जनाजा निकलना क़यामत बर्पा होने के मुतरादिफ होता है और इसका तो अजाला ज़िंदगी भर नहीं होता। इसको हम क्या समझें? निज़ाम नहीं है कोई चलाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको पता है कि शहर कायद में अंधेर नगरी चौपट राज है कि कुछ भी कर लेंगे, कोई गिरेबान आके नहीं पकड़ेगा, कोई पूछगछ नहीं होगी। आज देखिए महक, निज़ाम भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जो महकमा पुलिस है उसमें स्कूटनी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा स्कूटनी की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्वस हो चुके हैं पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी पुलिस एहलकार की जानिब से गोली चल गई या किसी की मोटरसाइकिल छीनने के दौरान पता चला कि ये तो पुलिस एहलकार था। चाहे मंशियात की सप्लाई हो, मंशियात की फ़रोख्त हो, चोरी के मोबाइल फ़ोन्स का बिकना हो, चोरी की गाड़ियों का या फिर मोटरसाइकिलों का फ़रोख्त होना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर सरपरस्ती हमें पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान की दिखाई दे रही होती है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि एक स्कूटनी की जाए। मुझे याद है 2015 में उस ज़माने के DIG होते थे आफ्ताब पठान साहब, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें सैकड़ों एहलकारों के और अफसरान के नाम शामिल थे और हर महकमे के थे। यानी कि उसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी थे, उसमें जो है वो CIA के एहलकार भी थे, उसमें CPD के भी एहलकार थे। मैंने अपने पास ये सारे सफ़ात जो हैं ये खोले हुए हैं, तकरीबन 14 सफ़ात हैं मेरे पास, जिसकी ये रिपोर्ट आफ्ताब पठान की जो आप बात कर रहे हैं ये 80 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल बताएं। इसमें नाम, वहाँ के थाने, उनके रैंक, उन्होंने क्या कुछ किया है, सब कुछ है। और उसमें ये तक लिखा है कि वो कहाँ से पैसे वसूल करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट तो बन गई, 2015 की रिपोर्ट है, फिर बस उसके बाद एक कमेटी बनी, उन्होंने इन पुलिस एहलकारों को जो है वो अपने सामने पेश किया और उनसे एक रवायती सी तहकीकात की और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी। और यही अफसरान, यही एहलकार आज भी ड्यूटी दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, इसी साल की एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें 100 से ज़ायद एहलकार ऐसे सामने आए, उन पे एक स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट बनाई कि जी वो मंशियात की सप्लाई शहर में करते हैं और मंशियात फरोख्त करते हैं। 360 के करीब मंशियात के ऐसे अड्डे थे जिनकी सरपरस्ती पुलिस एहलकार कर रहे थे, जो कि सेंट्रल में, यानी कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, ये सेंट्रल का इलाका आता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये अड्डे चल रहे थे मंशियात के। वो रिपोर्ट आने के बाद भी रवायती सी तहकीकात की गई, कोई 8-10 एहलकारों को जो है वो उनको सज़ा दी गई, उनको मुअत्तल किया गया और उस रिपोर्ट को भी जो है वो सरखाने की नज़र कर दिया गया। वो जो हम सुनते हैं कि जी ये जो छूट के आ गए वापस, ये जो हम सुनते हैं कि ये गुटखा और पान पाबंदी हुकूमत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पाबंदी, लेकिन फिर भी ये चीज़ चल रही है। आपने मनशियात का जिक्र कर दिया। अगर कराची के लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी पाबंदियाँ और ये सब कुछ है फिर भी चल रहा है, तो क्यों है? वो आपने अभी सुन लिया कि जो पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस थे उनकी सिर्फ हल्की फुल्की हाँ भाई क्यों किया वाली चीज़ हुई, और उसके बाद अब वो दोबारा जो है सिस्टम में आ चुके हैं। तो अमर, ये जो बार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये सिर्फ इनके कंधों पे क्यों डालें? ये तो कर रहे हैं, इनसे जो करवा रहे हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं जो उनको छुड़वा रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना। आफ्ताब पठान की रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, बड़ों का नाम भी मौजूद है, लेकिन उसकी बात यह है कि कोई तहकीकात आगे ही नहीं हुई। वो आगे उसको कोई पुटअप ही नहीं किया गया, उसको सर्द खाने की नज़र कर दिया, उन्होंने उसको साइड में रख दिया कि जी इस पे अगर तहकीकात करेंगे तो बड़े बड़े अफसरान के नाम सामने आएंगे, इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये कोई पहला वाकया नहीं है। बोर्ड बेसन पुलिस ने, अभी हम 19 जुलाई की बात करते हैं, 6 पुलिस एहलकारों को जो कि CIA जामशोरों के थे उनको गिरफ्तार किया। उनकी मोबाइल से 50 किलो से ज़ायद की मंशियात बरामद हुई और वो वहाँ से मंशियात सप्लाई किया करते थे, यानी कि क्लिफ्टन और डिफेंस के एरियाज़ में वो मंशियात फ़रोख्त कर रहे थे। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। इसी तरह जो हमने अभी जिक्र भी किया एक रिपोर्ट का, फिर 2018 में DIG CTD होते थे साकिब इस्माइल, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें उन्होंने DSP जाहिद हुसैन का जिक्र किया, जो अभी भी शहर में पोस्टेड हैं।
उन्होंने ये बताया कि ये शख्स बुकीज से राब्ते में है, इसके टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो राब्ते जाहिर हुए हैं टेलीफोन कॉल से, CDR रिकॉर्ड से, कि ये मंशियात के बुकीज से और जो लोग इनलीगल स्मगलिंग करते हैं ईरानी तेल की, उनसे ये मुलव्विस हैं। उसके बावजूद वो अभी तक तैनात हैं। वो रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उस पर तहकीकात हुई और उसके बाद कुछ भी नहीं, मतलब उन अफसरान के खिलाफ जो है वो कोई खातिर खा कार्रवाई जो है वो नहीं आती। इसी तरह शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो उसमें पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने के बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। आए दिन हम ये वाक़यात सुनते हैं। टीपू सुल्तान पुलिस ने अब से कुछ दिनों पहले 2 पुलिस एहलकार ऐसे गिरफ्तार किए थे जो कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस थे। वो गिरफ्तार हुए हैं, अब उनकी तहकीकात भी वही पुलिस एहलकार करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनको वही बात है ना, तहकीकात होती है और फिर तहकीकात के बाद हम देखते हैं कि यही वो एहलकार होते हैं जो कि हमें दोबारा से भी नजर आते हैं। तो बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और तो फील्ड में होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि अच्छा कहाँ पर कितनी करप्शन है, और जब पुलिस एहलकार खुद इन कामों में मुलव्विस हो जाएं तो फिर अवाम किसकी जानिब देखें, क्योंकि इनके सरों पे भी किसी ना किसी का हाथ होता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। किसी सदी में अब कोई भी जिस्मानी नुक्स वो नुक्स नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में तो हम देखते हैं, अब कराची में भी कुछ ऐसा ही देखने में आया। 2 वाक़यात हैं। एक तो ये कि डॉक्टर्स ने बसारत से महरूम एबटाबाद के नन्हे शहाब की ज़िंदगी में रोशनी भर दी, और बाजू के बगैर पैदा होने वाली 3 बरस की मोमिना को भी अब जादुई बाजू मिल गया है। ये 2 जो है वो वाक़यात हैं। अगर पहले का जिक्र करें तो अमेरिका से मंगवाई गई आँख कामयाब ऑपरेशन के बाद 14 माह के नन्हे शहाब को लगाई गई। कितनी अच्छी बात है कि चंद घंटों बाद जब आँख खोली इसने और पट्टी खोली गई तो बच्चा वालिदैन को देखकर खुशी से खेल उठा। शहाब का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फैसल कहते हैं कि जब शहाब मुस्कुराया और माँ बाप ने उसका माथा चूमा तो जो खुशी थी उस वक्त वो बयान नहीं की जा सकती। और सिर्फ एक ये केस नहीं है, इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि मोमिना जो थी वो कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो लाडली होती हैं, और 3 साल 4 माह की मोमिना आमिर, उनकी भी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो ये कि जब वो पैदा हुई थी तो उनका जो दायां बाजू था वो नहीं था, और अब उनको प्रोस्थेटिक आर्म भी लग गया है। तो 3 बरस की मोमिना है ये, और कहा तो ये जाता है कि एल्सा से जो है ना, ये डिज्नी की कैरेक्टरों से मुतासिर है, लेकिन नहीं, वो एल्सा से भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हैं। तो हमारे साथ आज गेस्ट जो मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर फैसल हैं कि जिन्होंने शहाब का ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो प्रोस्थेटिक आर्म लगाया है उसके उस कंपनी बायोनिक्स, उसके CEO अवैस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ ही वो नन्ही सी परी मौजूद हमारे साथ, मोमिना। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये तो कहते हैं ना कि छोटे बच्चे अम्मा अब्बा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं बैठते, ये तो आपके साथ ऐसे सुकून से बैठी हैं, तो दोस्ती वोस्ती हो गई है इनसे? काफ़ी अच्छी, क्योंकि जब हमने मोमिना के सारे प्रोसीजर्स को स्टार्ट किया था तो हमें काफ़ी लंबे लंबे सेशंस मोमिना के साथ करने होते थे। तो मोमिना इज़ क्वाइट फेमिलियर विद आवर टीम विद बायोनिक्स, तो माशाल्लाह से मोमिना से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, और मैं देख भी रहा हूँ मोमिना अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? हाँ, ऑब्वियसली मोमिना थोड़ी सी नाराज़ और रूठी रोटी हैं। और कितना खूबसूरत है। अच्छा, मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं कि हम मोमिना का जो आर्म है, क्या उस पर कैन वी जूम और हम दिखा सकते हैं मोमिना का ये जो आर्म है, इसको प्लीज़ दिखा सकें? कितना अच्छा है, इसमें जो है ना नन्हे नन्हे ये ज्यूल्स भी लगे हुए हैं, प्रेशियस डायमंड्स भी लगे हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में बताएं ज़रा। ये आर्म कम्प्लीटली मोमिना ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया। अरे वाह। इवन इसकी थीम, इसके क्रिस्टल्स, यानी ये मोमिना का सेकंड वेरिएंट है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया, क्योंकि इन्होंने जब फर्स्ट अपना वेरिएंट लिया था तो शी वाज फीलिंग अ बिट डिफ़िकल्ट, तो इन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक बैठ के हमारी टीम के साथ कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया। इवन शी आस्क्ड कि इसके ज्यूल्स जो हैं, इसके क्रिस्टल्स, दे शुड नॉट गो ब्लू और समथिंग, ये वाइट होने चाहिए, क्योंकि एल्सा है तो वो आइस क्रिस्टल्स और वो वाली चीज़ आनी चाहिए। अच्छा मोमिना, आप थोड़ी सी तो मुझसे बात कर लें। बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी नहीं। अच्छा, शो योर लाइट। अच्छा, कैन यू शो मी योर लाइट? Where's the light? Where's the light? And here it is.
ओह वाह, ज़बरदस्त। ये इससे पावर आ जाती होगी इसे। ये अच्छा, ये मैं बताऊं आपको कि ये एल्सा कम और हमें आयरन मैन ज़्यादा लग रही है, आयरन वुमन। अच्छा महक, मैं तो इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करता हूँ, इनसे ज़रा दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ मोमिना से। तब तक ज़रा डॉक्टर फैसल से आप बात करें और इनसे ज़रा शहाब की स्टोरी भी जानें। डॉक्टर फैसल भी जी, मैं यही पूछना चाहती थी डॉक्टर फैसल, थैंक्स अगेन कि आपने वक्त निकाला। सुबह के वक्त में थोड़ा मुश्किल होता है उठना। मुझे ये बताएं कि हम जब बात करते हैं शहाब के हवाले से और इस केस की, मुनफरिद मुझे इसलिए लगा बिकॉज एज यू सेड कि किसी भी ऑपरेशन में मैक्सिमम 30 मिनट्स होते हैं, लेकिन इसमें हमें 1 घंटा लगा। एक तो ये कि वजह क्या थी, दूसरा ये कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त अमूमन इस तरह की कोई भी बीमारी डायग्नोज नहीं होती। आपने ये भी कहा कि पैदाइशी तौर पर ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि इसकी आंखों की बिनाई जाना शुरू हो गई। तो एक रीज़न ये भी था कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं उन्हें पता चले कि खुदा न खास्ता कि 1 मंथ का बच्चा है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, तो आपने उसको कितना मॉनिटर करना है। और स्पेशली जो ये है आंखों का हो गया, बोलने का हो गया, क्योंकि 3-4 महीने तक तो माँ बाप इस चीज़ की तरफ शायद तवज्जो भी नहीं देते। तो प्लीज़ शहाब के केस पे कमेंट कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मतलब बताया कि शहाब जो है ये हमारे पास एट द एज ऑफ 15 ईयर्स हमारे पास लाया गया और इसकी दोनों आंखें जो हैं वो बिल्कुल वाइट यानी ओपेक थी। और जब ये पैदा हुआ था उस वक्त ये सही था। लेटर ऑन जब इसके घर वालों ने जो कॉस्मेटिकली आंखों में काजल या मस्कारा वगैरह लगाते हैं तो वो इतना डीपली इसकी आंख में लगा दिया था कि जिस चीज़ से वो मस्कारा लगाया जाता है उसने कॉर्निया को जाकर के हिट किया और दोनों आँखों में फिर उसका इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन जो है उसने कॉर्निया को बिल्कुल तबाह कर दिया और ख़राब कर दिया और ये बच्चा जो है अपनी बिनाई से महरूम हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लाया गया एट द एज ऑफ 15 मंथ्स और हमारी टीम ने इसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद इसमें इसका अल्ट्रासाउंड किया, इसके रेटिना को एसेस किया और जब रेटिना को एसेस किया तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट कर देना चाहिए और जब ये ऑपरेट होगा तो डेफिनेटली ही विल एबल टू सी, ये दुनिया को देख सकेगा। तो हमारी टीम ने फिर ये डिसाइड किया कि हम इसको ऑपरेशन कर दें। जो मैसेज आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है वो मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा अपनी आवाम को और अपनी सोसाइटी को कि वो जो हम काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं और एक ही सलाई से एक ही जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे सब लोग उसको यूज़ करते हैं, ना उसको वॉश करते हैं ना एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और सब लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही इन्फेक्शन जो था वो उस मासूम की आंख में ट्रांसफ़र हुआ और लेटर ऑन वो बच्चा जो है अपनी बीनाई से महरूम हो गया। और डॉक्टर फैसल आपकी दोस्ती हो गई? मैं कोशिश कर रहा हूँ तब तक मेरी ज़रा इनसे कोशिश होती है क्योंकि मुझे पता है ना थोड़ी बहुत ट्रिक्स। हेलो देखे आप, मैं हो जाएगी मेरी दोस्ती, आप फिक्र ना करें। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने बड़ी अहम बात बताई है। ऑब्वियसली हमारे पास ये कितनी ज़बरदस्त आप लोगों ने भी ऑपरेशन सारा किया और ये सारी चीज़, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो पेरेंट्स को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो हमारा कल्चर है, टीका लगा दो उसको और पता नहीं किस चीज़ का टीका लगा दो और वो बच्चा बिल्कुल ही अजीब सा बना देते हैं, तावीज़ बना दिए, टीके लगा दिए। वो ये नहीं देख रहे कि भाई जितनी नज़र दुनिया नहीं दिखा रही, आप अपने इन खुद कार तरीक़ों से उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब मुझे ज़रा बताएं, ये तो सारा हो गया प्रोसीजर, हमने थोड़ा सा एजुकेट भी किया लोगों को कि खुदा का वास्ता ये ना किया करें। आपके बच्चे की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उसको मज़ीद नशीली और ख़ूबसूरत ना बनाएं। अल्लाह ने जैसा बनाया वो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जब बच्चे ने आंखें खोली, अपने वालिदैन को देखा, तो उस वक्त उनके वालिदैन के क्या रिएक्शन थे, बच्चे के क्या रिएक्शन थे, आपको कैसा फील हुआ? बहुत, जब उस मासूम का हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और हमने उसकी ड्रेसिंग को रिमूव किया और उसने सबसे पहले अपने वालिद को देखा और उसकी मुस्कुराहट जो थी वो मुस्कुराहट दुनिया ने देखी, पाकिस्तान ने देखी और पूरी दुनिया ने उसकी मुस्कुराहट को शेयर किया और उस मुस्कुराहट का कोई नेमुल बदल नहीं था। और उसके बाप ने उसके माथे को चूमा और चूमने के बाद उसने कहा कि हमें जो है सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और हमारे बेटे की ये मुस्कुराहट एक तरफ। तो उसकी मुस्कुराहट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है।
आप सारी दुनिया की दौलत उसके बाप के पाँव में पैरों मिला के ढेर कर दें और उससे बोलें कि ये जो मुस्कुराहट है ये हमें दे दे, तो वो इसकी मुस्कुराहट को कभी नहीं देगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि मैं पढ़ भी रही थी और देखने में भी आई कि अमूमन जब ऑपरेट होता है आंखों का 12 टांके लगते हैं, इसमें 18 लगे। क्या मुनफरिद ऐसी चीज़ थी कि टाइम भी ज़्यादा लगा, स्टिचेस भी ज़्यादा लगे? कोई अगर ऐसा मेन इशू जो कि आप बताना चाहें कि इस बच्चे की, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, फैसल ने भी बताया कि सुरमा तो नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में बच्चों की आंखों में लगाना, तो क्या चीज़ थी ऐसी कि इतना वक्त लगा कि स्टिचेस भी ज़्यादा लग रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है? जी, इसकी आँख जो है, एक तो कॉर्निया जो है वाइट जो था, उसका वाइटनेस का साइज़ बहुत बड़ा था, पूरी कॉर्निया वाइट हुई हुई थी। तो हमने डिसाइड किया कि इसका जो बटन है वो हम बड़े साइज़ का लेंगे। तो इसका जो कॉर्नियल बटन हमने लिया था वो हमने लिया था 8.5 मिलीमीटर का, और इसके जो स्ट्रक्चर्स थे वो इतने तबाह हाल थे, इतने डैमेज थे, इन्फेक्शन ने इसकी आँख को इतना तबाह कर दिया था कि इसका जो आयरस है वो कॉर्निया से चिपका हुआ था। तो उसको फिर हमने जब काटा है, इसके लिए ट्रेफाइन यूज़ होती है, वो हम सब बाहर से मंगाते हैं। तो कॉर्निया का हमने ट्रेफाइन करके उसको कॉर्निया को, इसके कॉर्निया को काटा जो कि डिजीज़ कॉर्निया था। काटने के बाद हमने सिज़र से काटा, तो आयरस पूरा का पूरा जो अंदर जो जिसको आप प्यूपिल कहते हैं, जो अंदर से आपको ब्राउन नज़र आती है ना आँख, वो बेसिकली आयरस होता है और उसका सेंटर प्यूपिल होता है। तो वो सारा का सारा कॉर्निया से चिपका हुआ था। तो उसको हमने फिर सिज़र से सेपरेट किया, काटा, उसकी डिसेक्शन में हमें बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर वहाँ से जब वो चिपका हुआ होता है तो डेफिनेटली वहाँ ब्लीडर्स होते हैं, खून की नसें होती हैं, वो चिपकी होती हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उन ब्लीडर्स को हमने फिर एड्रेस किया, उनको कॉटराइज़ करके ब्लीडर्स को स्टॉप किया। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई फिर हमने उस बटन जो कॉर्निया हमारे पास आए थे अमेरिका से, वो हमने उसके ऊपर लगाए। अच्छा, नॉर्मली हम 7.5 7.75 का कॉर्निया लेते हैं, इसमें हमने 8.5 का लिया, लिहाजा बड़ा कॉर्निया था, इसलिए हमें इसमें 18 टाँके लगाने पड़ गए। इनिशियली हम 4 टाँके लगाते हैं, फिर एड्रेस करते हैं आई के स्ट्रक्चर्स को, आई को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर हम PI करते हैं, पेरिफेरल एंडोक्टोमी, ताकि बाद में इसको प्रेशर ना बढ़ जाए, काला पानी ना हो जाए। तो उसके लिए हमने जो है ना सारा ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया, और लेटर ऑन हमने इसमें डिसाइड किया कि इसमें ये 12 टाँकों के ऊपर नहीं टिकेगा, इसमें एटलीस्ट 18 टाँके लगाने पड़ेंगे। तो हमने इसमें 18 टाँके लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉर्निया बहुत ही अच्छा उसने बिहेव किया, और जितने कॉर्निया आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे ज़्यादा चमकदार कॉर्निया इस बच्चे का था। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए एक तोहफ़ा था जो अल्लाह ने इसके लिए भेजा था अमेरिका से, वो हमने इसमें लगाया। अल्लाह ने हमसे एक काम लेना था, ये खिदमत लेनी थी, और ये नेकी जो है ये अल्लाह ने हमसे करवानी थी, जिसका जो है नेमुल बदल जो है, जो मुस्कुराहट जो हमें मिली, इसका कोई हमें मैच ही नहीं है, और इसका अजर सिर्फ अल्लाह पाक ही देते हैं और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। अच्छा, नाउ कमिंग टू, अब मेरी अभी हल्की हल्की दोस्ती हो रही है, एक ट्रिक मैंने लगाई हुई है, मैं आपको भी महक बता दूंगा, आपके आगे के लिए काम आएगी। अवेस भाई बायोनिक्स ने ये काम किया। इससे पहले कि मैं आपके फ्यूचर के आगे का पूछूं, क्योंकि मेरे पास एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास जब आई मोमिना तो क्या आप लोगों ने किस तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट किया? एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्रोस्थेटिक आर्म, लेग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरी दुनिया की क्वालिटी में और आपके पास क्वालिटी में कोई डिफरेंस तो नहीं है? और तीसरी चीज़ द कॉस्ट, ये मैं ज़रा पूछना चाह रहा था। ठीक, जब मोमिना हमारे पास आई तो मोमिना के पेरेंट्स के साथ जब हमारा पहले इंटरेक्शन था तो बहुत ही छोटी क्यूट सी एक ट्वीटी टाइप की एक बच्ची बिल्कुल हमारे जो बराबर में मौजूद है, मोमिना से हमारा इंटरेक्शन हुआ। मोमिना के जब हमने आर्म को देखा तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल वन, और होता यह है कि अगर एक शख्स जिसका कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उन्होंने हाथ फील किया होता है। नाउ दे हैव नो, उनकी सेंसेस डेवलप हुई होती हैं कि हाउ टू मूव इंडेक्स फिंगर, हाउ टू मूव थंब, हाउ टू मूव योर फिस्ट। अब जब एक कंजेनाइटल होता है तो फिर हम उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। हमने पहले तो उनको कहा कि दैट वुड बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि यानी अगर हम उस चीज़ पे करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट होगी और इसके लिए हमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। उस टाइम को हमने लिया, हमने मोमिना को काउंसिल किया, मोमिना के साथ बहुत सारे सेशंस किए, एक्सरसाइजेज होती थी, चीज़ें होती थी। फिर हमने मोमिना की चॉइस के ऊपर मोमिना के आर्म को डेवलप किया। जहाँ तक हम बात करते हैं कि इंटरनेशनली इसकी क्वालिटी और चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान में हमने, क्योंकि ये कंप्लीट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, ये हमारी खुद की डेवलप्ड है, वी हैव फाइल्स, पेटेंट्स, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सो द थिंग इज़ कि जब हमने पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर वर्किंग शुरू की तो
हमने इसको विद इन द पैसेज ऑफ लास्ट 4 to 5 years हमने इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया और एग्जैक्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम इसको लेके गए। बिसाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हम बात करें सो हमारा पाकिस्तान के पास अचीवमेंट ये है कि दुनिया में आज तक जो यंगेस्ट एज का बायोनिक पर्सन है दैट वाज प्रायर टू दैट वाज किड फ्रॉम यूके जिसकी एज 8 years थी एंड मोमिना इज़ 3 years। सो सेंसर्स इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल था। तो आज जो मोमिना मेरे साथ अकेले अपने वालिदैन के बगैर बैठी हुई है वो शायद उन्हीं आर्स की नेमो बदल है। मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़रा फ्रेम से हट के मोमिना से बात करने की। हाँ मैं कोशिश करता हूँ ज़रा। ठीक है मैंने यार अच्छा मैं से हाँ आप तब तक करें, तब तक मैं ज़रा इनको मज़ीद वो करता हूँ। चलें। और वैसा आप मुझे साथ साथ ये भी बता दें कि अभी तो मोमिना छोटी है माशाल्लाह, बड़ी होगी तो साइज़ का भी इशू होता है। अभी तो ये छोटा हाथ है, तो जब जैसे जैसे बड़ी होगी तो यकीनन ये फिर चेंजिंग्स हम साइज़ में भी देखेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। एक प्रोस्थेटिक जो मोमिना अभी इस वक्त यूज़ करें इट्स मोर लाइक हर शू। जैसे एक शू का साइज़ चेंज होगा इसी तरह से मोमिना के आर्म का भी साइज़ चेंज होगा। अब जो साइज़ की चेंजिंग और उसके वेरिएंट्स के हिसाब से ये है कि हमें सिर्फ कप का साइज़ चेंज करना होगा, सॉकेट का साइज़ चेंज करना होगा, जिसके ऊपर हमसे जो एक रिक्वेस्ट पुटअप की गई थी वो मोमिना की वालदा की तरफ से थी कि अभी हम इसको इनिशियली एग्जैक्ट ऐसा साइज़ प्रोवाइड करें जिस साइज़ के हिसाब से वो बहुत कंफर्टेबल हो, दो वो 1 हफ्ते के बाद भी चेंज हो जाए, लेकिन हम उसको 1 हफ्ते तक भी और शुरू के टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा कन्वीनियंट उसको प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करें कि उसको बहुत ईज़ हो और वो उसको कंटिन्यू कर सके। अच्छा सही है। मोमिना और आप मोमिना कैसी हैं आप? फैसल बात हुई है आपकी, वो आप देख लें, वो मुंह फेर लिया या मैं इतना बुरा हूँ? अच्छा मोमिना अगर आप मुझसे बात करेंगी ना क्योंकि तो फिर मैं आपको ये दूंगा, अभी ये मतलब समझ जाओ कि ये कुछ है तो वाओ कितनी अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स के भी ड्रीम्स होते हैं और मैं यहाँ पे इनके पेरेंट्स को भी बड़ा मैं सलाम पेश करता हूँ बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है, बट मोमिना के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को पूरा कैरी किया और अब वो उनको देख के कितना खुश भी हो रहे हैं। तो मोमिना कुछ तो मुझसे बात कर लो, मतलब तुम अपने आम के साथ खेल ही जा रही हो। अच्छा नाम बताती है अपना मोमिना? आप आपका वैसे तो बड़ा ही क्लीशे नाम है, हर बच्चे से सबसे पहले पूछा था आपका नाम क्या है। अब मोमिना आपका नाम क्या है? नहीं भाई ये मुझसे नहीं हो रही इसकी दोस्ती, मैं हट जाता हूं। बिल्कुल कोई लफ्ज़ नहीं निकाला मुझसे, मैं हट जाता हूं। मुझे लगता है अम्मा ने मना करके भेजा है कि कोई बेटा कोई बात नहीं करनी आपने। मोमिना एक काम कर सकते हैं क्या, तुम मेरा हैंडशेक करोगी? थैंक यू आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपने ये बटन दबा दो, ये दबा दो, ये नहीं भाई मैं हट रहा हूँ यहाँ से, भाई मैं हट रहा हूँ। मोमिना जो है वो मुझसे बिल्कुल भी बात जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है, बट स्टिल ओके। नाउ द थिंग इज के अच्छा अब तुमने मुझसे बात नहीं की ना, मैं कार्टून में नहीं दिखाऊंगा। मैं कार्टून में नहीं दिखा रहा। नहीं देख लो यार, कोई मसला नहीं है। कार्टून से अच्छा यू नो एट द एंड ऑफ द डे ऑल मैटर्स इज के हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी जो है वो कैसे आती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर सेहत की इस तरह की सहूलियात जैसे डॉक्टर फैसल जैसे डॉक्टर्स हैं और ओवैस भाई की बायोनिक्स जैसी कंपनी है, अगर इस तरह की मज़ीद मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर फैसल साहब, ओवैस पहले आपसे कि फैसल साहब बहुत सारी जो हमारे वालिदैन हैं वो ये प्रोसीजर शायद अफोर्ड नहीं कर पाते। हम आगे चल के वो कौन सा प्रोसीजर अपनाएं और हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह का करें कि ये वाले जो छोटे बच्चे, ये वाले जो पेशेंट्स हैं, इनके वालिदैन, उनके बड़ी हाई होप्स होती है, इनको कोई तकलीफ़ ना आए, कोई रुकावट ना आए और कोई फंडिंग का इशू ना आए, क्या करे गवर्नमेंट इनके लिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारे पास कॉर्निया जो है वो सारे श्रीलंका या अमेरिका से आते हैं और हमारी सोसाइटी में कॉर्नियल डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और अगर हम कॉर्नियल डोनेशन अपने मुल्क में स्टार्ट कर दें और लोगों को इसकी अवेयरनेस कराएं कि भाई मरने के बाद आपका कॉर्निया हम निकाल करके किसी मासूम बच्चे को लगा देंगे और आपका तो इंतकाल हो जाएगा, आप तो दुनिया से चले जाएंगे। लेटर ऑन कोई और इस कॉर्निया को यूज़ करके अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उसमें
अच्छी तरह गुजार लेगा, वो मासूम का मुस्तकबिल जो है वो सेफ़ हो जाएगा, वो अपना आगे ज़िंदगी को सेव कर लेगा, बचा लेगा। तो अगर आप ये अपना कॉर्निया किसी को डोनेट कर दें तो किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, किसी की ज़िंदगी। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब तो इस पर काम भी कर रहे हैं, बट जो इशू ये होता है कि और आपने बहुत अच्छी बात की, हम भी यहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, बट नाउ इट्स ऑन द पीपल, ये लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब जैसे अदीब साहब ने भी बहुत ज़्यादा की, लेकिन बहुत थोड़े लोग सामने आते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। मेरे ख्याल से इस पे एजुकेट करना लोगों को बड़ा ज़रूरी है। एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमने पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी जो हॉस्पिटल है उसमें पाकिस्तान का पहला आई बैंक इस्टेब्लिश कर लिया है, उसमें सारी मशीनरी अवेलेबल है, बट वी आर वेटिंग फॉर डोनेशन ऑफ द कॉर्निया। लोग अगर कॉर्निया डोनेट करना शुरू कर दें, हम लोग कॉर्निया को प्रिजर्व करेंगे और फिर वहाँ पर हमारे पास सिस्टम है, हम पेशेंट को कॉर्निया लगाना शुरू कर देंगे। हमारी एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है। एटलीस्ट इस वक्त 2 से 3 हज़ार लोग कॉर्निया का इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमारे यहाँ कॉर्निया अवेलेबल नहीं हो रहे थे, अब हमने मंगाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा आवाम से, इस मुल्क की आवाम से, हुकूमत से यही इल्तिमास है कि प्लीज़ 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 आप लोग इसके लिए कुछ करें, लोगों को अवेयरनेस दें। 3 हज़ार तो डॉक्टर फैसल आपने बताया है जी, आपके पास वेटिंग लिस्ट, आगे न जाने कितने होंगे। अच्छा ओवैस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप ये काम कर रहे हैं और मोमिना के पास तो आर्म आ गया है नाउ, क्या आपकी मज़ीद एक्सपेक्टेशन है? लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे माँ बाप घर बैठ जाते हैं और इसको वो इस तरह का समझते हैं कि यार ये अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आई वॉन्ट यू टू नॉट ओनली एजुकेट बट मोटिवेट दोज पेरेंट्स के इट्स नॉट द एंड ऑफ द टनल। द थिंग इज़ कि द रीज़न कि हम बच्चों को इस तरह सुपर हीरो आर्म्स क्यों देते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ उनकी उस आइडियोलॉजी को इंटीग्रेट करना होता है और उनको उस कॉन्फिडेंस लेवल पे ले जाना होता है जहाँ पे उनको कोई फ़र्क ना पड़े कि अगला क्या सोचता है उनके बारे में। सो दे डो नॉट स्टार्ट कंसिडरिंग कि वो नॉर्मल है, बल्कि दे स्टार्ट कंसिडरिंग दे आर सुपर हीरोज़। सो वो वाली चीज़ है। और हम तमाम लोगों से, उन तमाम पेरेंट्स से, उन तमाम तर लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जिनके पास ऐसी एम्पुटेशन हो जाती है या बाय बर्थ है तो वो छुपाते हैं, किसी से जिक्र नहीं करते। देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल। बायोनिक्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अचीवमेंट है दैट इज़ कि हमारे पास जो यंगेस्ट बेनिफिशरी इज़ मोमिना एंड द एल्डेस्ट बेनिफिशरी इज़ 67 ईयर्स ओल्ड मैन, जिनका आज से 4 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे। ही लॉस्ट हिज आर्म एंड ही गॉट हिज आर्म बैक। सही। सो ये वाली तमाम चीज़ें हैं। और फॉर ग्रांटेड लोग जो हम अपने आप को लेते हैं इंडिकेटर लगाने के बजाय हाथ से इशारे करें सुजुकी से हाथ निकाल के, दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ वेरी डेंजरस। हम हमेशा टर्शरी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक ही सिलाई को यूज़ कर रहे हैं, सो हम टर्शरी केयर पे क्यों जाते हैं? प्राइमरी केयर शुड बी द थिंग जिसको हम केटर करें। सही है। लेकिन वो लोग जिनके पास ऐसे हादसात हो चुके हैं वो इनके लिए बेहतरी करें और गवर्नमेंट हमारे साथ इंटीग्रेट करे कि हम जो आज भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट बेस जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उधर से वो डम प्रोस्थेटिक्स और कैजुअल प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेटर गो। इनको मेरे ख्याल से प्यास लग रही है, इन्होंने हाथ से इशारा किया। मोमिना भाई, अच्छा यार अल्लाह हाफिज़। इसने कुछ इशारा किया, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके। तो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मोमिना जो कि हमारा फ्यूचर है। वेलकम बैक। आजकल सब पे कमाने की धुन सवार है, लेकिन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। महक असलम, वैसे ये मैं आपसे भी आपका ज़ाती तजुर्बा अगर पूछूं तो आपने कब से जॉब शुरू की और उससे पहले गालिबन को ट्यूशन वूशन पढ़ाया, तो आप ज़रा बताएं ये पैसा कमाना आसान है क्या मुश्किल काम है? मुझे तो लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और जब आपकी रूटीन ऐसी हो कि आपने सुबह के वक्त उठ के दफ्तर आना है तब आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन क्या करें ना, जब आपकी नौकरी होती है तो फिर वो कहते हैं ना, नौकर की ते नखरा की पंजाबी में, तो फिर वो आपका नखरा बर्दाश्त नहीं होता, फिर आपने नौकरी करनी होती है। लेकिन फैसल अब ये चीज़ें बहुत आसान हो गई। लाइक आप घर में बैठे हुए, आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल है, आप कोई भी एक बिज़नेस छोटे पैमाने पे शुरू कर सकते हैं और फिर एक मोबाइल के थ्रू एक बड़े पैमाने पर लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। आप डिलीवरी कर सकते हैं उन चीज़ों की, आप लोगों की दहलीज पे। लाइक अगर मैं ये कह दूं कि कपड़ों के हवाले से अगर हम देखें कि बहुत सारी ख़वातीन का इंटरेस्ट होता है कि अच्छा आप घर में बैठ के कपड़े जो हैं वो बना रहे हैं और उसके बाद आप कपड़े दूसरे शहरों तक बआसानी पहुँचा रहे हैं, सिर्फ किस तरह से कि लोग ऑनलाइन अब काम करना शुरू हो गए। ई कॉमर्स जो है, अब मैं ये कहूँगी कि इसका दौर ऐसा आ गया कि हर कोई ये चाहता है कि घर बैठा हो और घर की दहलीज से दूसरे के घर की दहलीज पे आपकी चीज़ जाए
पसंद आती है ये आपके पास ऑप्शन होगी ऑनलाइन, नहीं पसंद आती रिजेक्ट आप करें फैसल, ये भी आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन। यानी कि झंझट ही कोई नहीं है ना कि आप कहीं आ रहे हैं, वक्त आपका लग रहा है और फिर उस तरह से आप पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट शायान ताहिर। शायान बेहद वक्त देने के लिए। अच्छा मैं पता है आपने जो आपने बात की ना कि कपड़े हों और ये सारी चीज़ें हों, कपड़ों की दुनिया से और भी बहुत बड़ी दुनिया है आगे, जो ऑनलाइन चीज़ें होती है ना। अच्छा तो बहुत सारी परेशानियों जिसका आपने जिक्र किया, ना दुकान की परेशानी है ना पगड़ी की झंझट है, क्योंकि कारोबार होगा अब ऑनलाइन, सब बिकेगा सब चलेगा। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के इनकलाब का आगाज़ हो गया है। ई कॉमर्स बिजनेस तरक्की की जानिब गामज़न है। एक छोटा कारोबार है और कह लें कि वन मैन शो है। अच्छी मनसूबाबंदी अगर कर लें तो लाखों का बिजनेस हो सकता है। वक्त की भी कोई कैद नहीं है। जैसे आप कह रही थी नौकरी की तो नखरा की, तो इसमें नखरा बहुत कर सकते हैं। ख़रीदार भी मन पसंद, कोई नहीं रोकेगा ना कोई टोकेगा। जहाँ हैं जैसे हैं वहीं बैठ जाएं, बस एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। घर बैठ के आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। मार्केटिंग करनी है आपने, डिलीवरी के ज़रिए ग्राहकों को उनकी मनपसंद अशिया फ़रोख्त करनी है। फिर आप पैसा कमाएं और तरक्की करें, शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना मार्केटिंग, फैसल मुझे लगता है कि इसमें मार्केटिंग करना और मार्केटिंग को मौसर बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायान ताहिर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। शायान गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो एक आम आदमी का सवाल मैं आपसे करूँगी कि वो कौन सा तरीका है कि कम वक्त में एक बड़े अच्छे रास्ते पे रहते हुए, मैं इसलिए बार बार बड़ा अच्छा रास्ता कह रही क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा कमाते हैं गलत तरीके से, लेकिन नहीं, एक कम वक्त में आप अच्छा कमा रहे हैं। कैसे एक आम आदमी कैसे कर सकता है घर बैठ के? जी पहले तो शुक्रिया जी आप लोगों ने इनवाइट किया, और बिल्कुल डेफिनेटली जो आपके रीज़न्स हैं जॉब ना करने के और काम अपना कारोबार करने के, मेरे भी कुछ ऐसी रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। और सबसे आसान तरीका यही है कि जी आप अपना कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जो आप समझते हैं कि ऑनलाइन बेचा जा सकता है, जो ऑफ़लाइन दुनिया के अंदर अच्छा ट्रेंड कर रहा है, सेल हो रहा है, बट ऑनलाइन वो अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है, फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बना लें या फिर कोई फेसबुक का पेज बना लें। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप सेल कर सकते हैं या फिर डिफरेंट किसी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द वे जिससे आप एक बहुत बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन सेल करके। अच्छा शायान भाई, हम अब चाहेंगे ना कि लोगों को हम ये बताएं कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें करें, बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आज कोई भी उठ के जो है ना ये सोच ले कि यार मैं इसका आगाज़ मैं कर रहा हूँ, बट उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी हमारा जो है, जैसे आज मैं बैठा हूँ और आज बैठने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जी आज मुझे ये काम शुरू करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और किस तरीके से फिर चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए? क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है यार ये तो पहाड़ है जिसको सर करना है। तो प्लीज़ मुझे ज़रा इसके हवाले से बताएं। जी, तो मेरा भी जिस तरह का एक एक्सपीरियंस था कि मैंने सबसे पहले अपने लिए एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए है, क्या चीज़ डिमांड में है, आजकल क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। जैसे ही आप वो पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो चीज़ है, अब सेकंड स्टेप है कि आप उसको किधर सेल कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2008 में, कोई 14 साल पहले, उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे सेल करने के। तो हम लोग को सेल करने के लिए कोई क्लासिफाइड वेबसाइट पे लगा दिया, किसी ने कॉल कर दी, तो इस तरीके से हो जाता था। आज के दौर में आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो विद इन मिनट्स आप अपना पेज क्रिएट करके चीज़ को सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या एक बंदा कर सकता है सब कुछ, या फिर इसके लिए आप कोई कंपनी हायर करें, कोई बंदी हायर करें जो कि आपके काम करें? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ई कॉमर्स की खास बात ये है कि एक सिंगल पर्सन अपनी कंपनी को सेटअप करके एक सर्टेन लेवल पे ऐसे लेके जा सकता है जहां उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो और लोग ऐड कर सकें। तो शुरू में आप अकेले ही जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक चीज़ देखी है, उसको आपको ख़रीदना भी नहीं है। एक चीज़ आपने देखी जो आपको लग रहा है कि अच्छी प्राइस पे मिल रही है और ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो आप उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर दें और अब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में उसके रिटेलर बन गए, और वो चीज़ आपने अभी तक ख़रीदी भी नहीं है।
है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा उसके बाद आपने प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके आपने भेजना है। तो बहुत अच्छा एक सिंगल पर्सन जो है इस बिज़नेस को रन कर सकता है। चलें एक काम करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं और हमारे लोग इस तरह शायद नहीं समझ पाएंगे, तो ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारे स्टेप्स लिख के बताएंगे। शायन भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ मौजूद ही होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पैसा कमाने का आसान तरीका ई कॉमर्स, अब हम देख रहे हैं कि इनकलाब आ चुका है और हर कोई ये चाहता है कि घर बैठ के ऑनलाइन तसल्ली के साथ कमाए, यानी वक्त की कोई कैद नहीं है, ना ही किसी तरह का और झंझट है। लेकिन इसको समझना भी फैसल बेहद ज़रूरी है कि आया क्या क्या स्टेप्स हैं, आपने स्टार्ट किस तरह से करना। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल ये दे दूँ कि मैंने एक कपड़े का बिजनेस शुरू करना है, तो घर बैठे एक छोटे से कमरे में एक मोबाइल के थ्रू मैं किस तरह से पूरी दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकती हूँ। मैं चाहूंगी कि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। योर विश इज़ माई कमांड। तो हम आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते हैं और अब हम कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने देखने वालों को बताएं कि भैया अगर आप चलिए कपड़े का ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कहाँ से आगाज़ करें। शायन भाई मुझे स्टेप 1 से समझाना आप शुरू करें प्लीज़। तो सबसे पहले आपने करनी है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने बेसिकली सेल करना है ऑनलाइन। ठीक है। अब आपको ये पता है कि ऑफलाइन दुनिया में क्या चीज़ ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, और आपने फिर ऑनलाइन जाके रिसर्च करना है कि क्या वो चीज़ ऑनलाइन मिल भी रही है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ चेक करें क्या उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है ऑफलाइन जो प्राइस मिल रही है। अगर वहाँ प्राइस ऑनलाइन ज़्यादा मिल रही है और आप समझते हैं कि आप कुछ एक बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, तो आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। यानी कि आप प्राइस को, मार्केट प्राइस को तोड़ने की बात आप प्राइस को देखें, आप प्रोडक्ट की रेंज को देखें। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन है जो ऑफलाइन ही मिल रहे हैं बाज़ारों में पर ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे, तो शायद आप पहली बार उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेके आएंगे। तो एक ये भी एडवांटेज है। दूसरी चीज़ प्राइस है। अगर वो चीज़ ऑनलाइन मिल रही है और उसकी प्राइस अच्छी नहीं है तो आप प्राइस पे कम्पीट कर लें। यानी कि अगर आपके पास मार्जिन बनता है एक चीज़ जो 10 रुपये में है और वो आप 8 रुपये में बेच सकते हैं, उसके बावजूद भी आपका मार्जिन निकल रहा है, तो इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो देखिए मैं एक पहली चीज़ तो अगर आप कपड़े का आज से कारोबार शुरू कर रही हैं और उसका ब्रांड नेम हम आखिर में सोचेंगे मिलके, लेकिन पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। चले वो तो हमने कर लिया भाई, ये तो हमने कर लिया। महक जो है वो आज से ऑनलाइन प्रोडक्ट का कारोबार स्टार्ट करने वाली हैं, लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 2। ठीक है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया जिसकी प्राइस बहुत अच्छी है। अगला स्टेप में जी आपको जो है बेचना कहाँ है, सो आपने अपनी मार्केट प्लेस या आपने अपना सेलिंग एवेन्यू जो है सेलेक्ट करना है। तो सेलिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक एक सेकंड स्टेप आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं आजकल के दौर में। आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज OLX प्लेटफॉर्म और क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और इनिशियल फ्यू कस्टमर्स आप अपने वहाँ से बना सकते हैं। यानी कि आपने क्या बेचना है वो स्टेप 1 जी, कहाँ बेचना है वो स्टेप 2। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग वो करते हैं क्योंकि आज तक हम फिज़िकल मार्केट्स का विज़िट करते आए हैं कि जी फ़लाँ मॉल चले गए, फ़लाँ चले गए। अगर हम कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, पता कर लिया कि कहाँ दुकान की किराए की कीमत कितनी है, तो वहाँ हमने शुरू कर दिया। ऑनलाइन इंटरनेट पे मार्केट प्लेस, इंटरनेट पे दुकानें कौन कौन सी हैं जहाँ बेची जाएँ, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑनलाइन सबसे पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपने पेजेस बनाएं और वहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है और आप एक छोटे स्केल पे अपने दोस्तों यारों को चीज़ें देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं बिजनेस को। जब आपके थोड़े बहुत ऑर्डर्स हो जाए, आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का, तो फिर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जिस तरह दराज है, होम शॉपिंग है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो इस पर आप जाके अपने जो है अकाउंट्स बना के आप अपनी चीज़ों को वहाँ लगा सकते हैं। वो आपसे मंथली चार्जेस नहीं लेते जिस तरह नॉर्मल वर्ल्ड में आपको जाके मंथली रेंट देना होता है। तो इधर आपका जब प्रोडक्ट बिकता है तभी आपको जो है कमीशन देना होता है। और अब तो अमेज़ॉन भी, उसकी अमेज़ॉन भी है। अगर आप बाहर चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देख रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, तो बहुत से लोग पाकिस्तान से चीज़ें जो हैं वो अब बाहर बेच रहे हैं क्योंकि हम डेली जो है सस्ते हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स बाहर की दुनिया के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त। तो महक, ये आप भी नोट कर लें, ठीक है ना। स्टेप 1
प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि महक जा रही हैं अब कपड़े बेचने, और स्टेप 2 महक के आपने दुकान कहाँ खोलनी है, तो आप ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं सबसे पहले फेसबुक पेज पे, उसके बाद इंस्टा पे ऑब्वियसली जहाँ आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत थोड़े से हैं यार, और इसके अलावा फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आपने कर सकते हैं। नाउ अब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट प्लेस कर ली, स्टेप 3 में जी आपने भेजना किस तरह है। ये एक यूजली हमारा ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक डिलीवरी है, एक पेमेंट्स है, ये ऑब्वियसली क्रिटिकल स्टेप्स हैं। सो डिलीवरी इज़ द थर्ड स्टेप। डिलीवरी पार्टनर, आपको अपना लॉजिस्टिक्स का अकाउंट क्रिएट करना है, आप और डिफरेंट कोरियर पार्टनर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, काफ़ी कंपेरेटिव स्पेस है, आपको बेहतर टाइम पे चीज़ डिलीवर करनी है या सस्ते में डिलीवर करनी है, ये अब आपने डिसाइड करना है, और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे बैलेंस में आपने एक पार्टनर अपना सेलेक्ट करना है। ओके, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो फिजिकल अब डिलीवरी होगी, और उसमें बहुत सारी कोरियर सर्विसेज आ जाती हैं और ये सारी चीज़ हो जाती हैं। अच्छा, इनको टैप करना क्या मुश्किल होता है, या फिर फ़र्ज़ करें जैसे महक ने कर लिया, अब ये इनके पास चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ अब इन्होंने डिलीवर करना है, तो किस तरह इनसे रब्ता किया जाए, किस तरह इनसे कांटेक्ट किया जाए और क्या इनसे बात की जाए? जी, पहले तो कुछ जो बड़ी कंपनीज थी उनके लिए आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स बनाने पड़ते थे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब चीज़ें बेहतर आसान हो गई हैं, बिकॉज अब ई कॉमर्स बहुत कॉमन हो गया। अब आप काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी आप रिटेल आउटलेट से भी जाके बुक करा सकते हैं, और वो आपको COD की सर्विसेज या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अब स्टेप 4 जी, मोस्ट क्रिटिकल, पेमेंट्स। कि आपको पेमेंट मिलेगी कैसे, आप कैसे पैसे बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड है। इसके अलावा जो है आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करवा सकते हैं कस्टमर से, या फिर कस्टमर आपसे आके कलेक्ट कर सकता है, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा पेमेंट मेथड हो, ये एक बहुत हमारा क्रिटिकल स्टेप है। एब्सोल्युटली, तो ये वो 4 स्टेप्स हैं। फैसल, ओके यार, मेरी दुकान हिल गई मेरी दुकान गिर गई। हाँ प्लीज आप पूछें। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ शयान से कि मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग करना, लाइक मैंने ये इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी कैची होनी चाहिए कि जो व्यूअर है ना या जो भी विजिट कर रहा है, कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करी वो फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाए। प्लीज़ ज़रा एक छोटा सा इसका भी अगर हमें आप नुस्खा बता दें कि आपकी मार्केटिंग इस तरीके से होनी चाहिए या इस तरीके से होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए जी बहुत ज़रूरी है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो बहुत अच्छा हो टू बिगिन विद, बिकॉज आज के दौर में इतनी मार्केटिंग हो गई है, हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, तो लोगों को इतनी ज़्यादा मार्केटिंग जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती जब तक आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उन्हीं को शेयर करके उनके ज़रिए फर्दर रीशेयर करवा के उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं। बाकी बेस्ट तरीका तो एक ही है कि आप थोड़े से पैसे लगा के उसको आप जो है एडवर्टाइज करती हैं उनके पास, तो उससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। सही है। बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको थोड़े से पहले इनिशियल एक तो प्रोडक्ट थोड़ा सा पहले इनिशियल आप महक स्टार्ट तो करें ना, और ये आपने स्टेप देख लिया, हम फिर बता देते हैं आपकी आसानी के लिए। सुन लें, समझ लें कि पहले अगर आपने ऑनलाइन शुरू करना है तो प्रोडक्ट कौन सा आपने बेचना है। महक ने तो कपड़े बेचने, उसके बाद आप आएंगे स्टेप 2 पे, और आपने दुकान कहाँ खोलनी है उसकी, ये ऑनलाइन दुकानें सब खोल सकते हैं आप टू इनिशियलाइज। फ्री है, फेसबुक, इंस्टा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें बूस्टर अगर आपने लगवाने हैं तो आपकी मर्जी है। तीसरा स्टेप है जनाब डिलीवरी। अब अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिया, डिलीवर कैसे करेंगे, चीज़ें भेजेंगे कैसे, कौन सा वो मेथड होगा, और चौथा जो सबसे ज़रूरी है माल, पैसा, उसका पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड क्या होगा। कैश ऑन डिलीवरी सबसे आसान है, बट लोगों की आसानी के लिए अब कार्ड पेमेंट भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बहुत शुक्रिया शायान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए, महक के लिए भी। और महक ब्रांड नेम जो है वो तो हम भूल ही गए। मेरे ख्याल से दस्तके महक जो है आप इसका नाम रख लें। कैसे, क्या कहती हैं आप? क्या बात है, ये डन हो गया। जब भी कभी मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगी ना कपड़ों का, तो मैं यही ब्रांड का नाम रखूंगी। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने और ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए किया ये है कि सॉलिड वेस्ट से नामियाती खाद बनाने का तजुर्बा किया है, और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। एक स्पेशल यूनिट फैसल तैयार किया है। पहले मैं चाहूँगी कि हम दिखा दें अपने नाज़रीन को कि यूनिट काम कैसे करता है, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे।
6500 टन से जायद कचरा। इसको ठिकाने लगाने के लिए लाहौर की इंतजामिया को सालाना अरबों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, मगर गंदगी और ताफुन की अलामत समझे जाने वाले इस कचरे को जामिया पंजाब इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन में लगाया गया है ये बायोमास रिसोर्स यूनिट, जो रोजमर्रा के कचरे को सस्ती खाद में तब्दील करता है। खाद बनाने के लिए तहकीकार किचन वेस्ट, दरख्तों के पत्ते और टहनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तहकीकारों का दावा है कि इस यूनिट के जरिए दहाइयों में तैयार होने वाली खाद 2 से 4 माह में ही तैयार हो जाती है। खाद को महफूज सब्जियों और फलों की काश्त के लिए खतरनाक कीमियाई फर्टिलाइजर के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्ट को यहाँ से कलेक्ट करवा के बाहर फेंके और उसके लिए पेमेंट करें, यहीं पे ही हम उसे यूटिलाइज करेंगे, उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसे जो हमारा राइस व्हीट कल्टीवेशन सिस्टम है उसमें हम यूटिलाइज करेंगे। साइंसदानों का अज़्म है कि जामिया पंजाब से कुदरती तौर पर गलने वाला कचरा किसी डंपिंग साइट पर नहीं जाएगा, बल्कि इसे खाद तैयार की जाएगी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के सेटअप इंस्टॉल करें ताकि हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं वो सस्टेनेबल बन सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक लाहौर में सॉलिड वेस्ट का मुनासिब इस्तेमाल ना होने से माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसे मंसूबों से मुश्किलात को फलाह में बदल सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल किया और उसको बजाय इसके कि वो एनवायरमेंटली वो डिस्टर्ब करे और हम उस चीज को ज़ाय करें, हमने उस बायोमास को यूज किया। बायोमास रिसोर्स यूनिट 25 लाख रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। ज़बरदस्त ये काविश है। प्रोफेसर नियाज अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि रिसाइकलिंग इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस वर्ल्ड नाउ। मुझे बताइएगा कि कैसे ये आपको जहन में ख्याल आया और कितना प्रोडक्टिव ये आइडिया रहा है। फैसल मियां, आपके इल्म में है कि यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव ले और उनका काम है कि वो अच्छी एक रिसर्च करे कि जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। मुझे ये प्रोजेक्ट बॉटनी इंस्टीट्यूट से आया और इमीडिएटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया और इसके 3 एस्पेक्ट पॉसिबल थे, जिसमें एक ये कि बायोमास से एनर्जी को जनरेट करें या आप बायोमास को फर्टिलाइजर के तौर पर, जैसे बोटेनिकल गार्डन में हमारे पास बायोमास अवेलेबल था, हमारे बॉटनी के स्पेशलिस्ट या रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम करके इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया है और ये 2 से 4 माह में ये बायोमास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल डिके के प्रोसेस के थ्रू। तीसरा हमारे पास ये, जैसे आपने बिल्कुल इंट्रो में भी सही फरमाया है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारी ये टेक्निक है। हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट केमिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा फैकल्टी है, ये इसको बायोगैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो काविश है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने की है वो सिर्फ इस बायोमास वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, पंजाब में अमूमन देखते हैं हम ये कि जो वेस्ट होता है ना उसको या तो जला दिया जाता है, इस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। ये जो चीज़, ये जो तजुर्बा हमने देखा कि जामिया पंजाब ने किया, ये यकीनन काबिल तारीफ़ है। हम इन फ्यूचर क्या देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल चीज़ों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, चूँकि हम खुद जानते हैं कि पंजाब एक ज़रई सूबा है पाकिस्तान का और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। महक, आपने बिल्कुल, मेरा बेटा, आपने ठीक फरमाया है कि यही प्रॉब्लम था जो हमारे रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इस वेस्ट को लोग जला देते हैं और ये विदाउट एनी यूजफुल पर्पस ये जो है ना ज़ाय हो जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इसको यूजफुल एनर्जी के तौर पर, यूजफुल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना था। हमारे रिसर्चर्स स्पेशली तौर पर जो इन साइंटिस्ट ने जो काम किया है, बॉटनी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने जो काम किया है,
उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये सारी काविश की है। आप ये देखेंगे कि जिस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी इतने बायोमास वेस्ट को कन्वर्ट कर लेती है, तो गवर्नमेंट के इदारे या यूनिवर्सिटीज जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा गार्डन्स हैं, ट्रीज हैं, वहां से जो बायोमास वेस्ट है अवेलेबल हो जाता है, लोग इसको फेंक देते हैं या जला देते हैं। तो इससे ये है कि ये यूजफुल पर्पस के लिए फर्दर फर्टिलाइजर के तौर पर या एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा और एनवायरमेंटली ये फ्रेंडली टेक्निक है। सर नियाज, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की काविश है, फिर यूनिवर्सिटी ने इसको फंड किया, ये अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है और वो टैलेंट जो है वो आगे जाके गालिबन कहीं ज़ाया हो जाता है। सवाल मेरा ये है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आगे जाके वो जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट जंगल में कहीं खो से जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, उसकी रीज़न अक्सर आप क्या समझते हैं? ये इश्यू तो ये आपने जब आइडेंटिफाई किया अगेन ये है, लेकिन हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज जो इस वक्त काम कर रही हैं कि ऐसी रिसर्च की जाए, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो कि सोसाइटी के ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। आपने इस तरह का प्रोजेक्ट आपने एक देख लिया, हम बच्चों से डिफरेंट सिमिलर नेचर के काम, ताकि जिस वक्त वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, अगर उनको जॉब नहीं भी मिलता किसी लेवल पे, ये तो एक टेक्निकल लार्ज मेगा स्केल का प्रोजेक्ट है जो हमने पायलट स्केल पे इसको डिजाइन करके इसको फैब्रिकेट कर दिया। लेकिन हम अपने बच्चों की इस वक्त जो सिचुएशन है, हम अपने बच्चों को सिर्फ एम्प्लॉइज के तौर पर नहीं, हम एम्प्लॉयर के तौर पर अपना ऐसा वो काम करें जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे वो इनिशिएटिव लें जो बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रैक्टिकल नेचर के हों, जिस वक्त किसी जगह पे वो जाए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो ये अंडरस्टैंड करते हो कि यस ये टेक्निक हमने ऑलरेडी इसको डिजाइन भी किया हुआ है, इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, या इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो क्योंकि ये हमने जो ये टेक्निक डेवलप की है ये बेसिक साइंसेज में आती है, ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। हमने उन प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी अगर डिजाइनिंग हो जिसमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है और साइंस भी इन्वॉल्व है, और इसका प्राइम पर्पस नो डाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये बताना कि वेस्ट को ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइम पर्पस जो है बच्चों को एजुकेट करना कि बच्चे आपका जो नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो आपका है, इसको आप प्रैक्टिकल पर्पस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस वक्त फील्ड में हो, और सर ये फिर इसलिए भी जरूरी है और इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये माहौल दोस्त भी है। वैसे हमारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसमें हम कहें कि अगर चलें वेस्ट को मैनेज किसी ना किसी तरीके से हम कर भी लेते हैं, लेकिन वो माहौल दोस्त होते नहीं है। लेकिन ये कदम बहुत अच्छा था। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची और रंगों की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अब जरा आगे बढ़ते हैं और 1971 को याद करते हैं जब भारत को शिकस्त दी गई और भारत को याद करवाया गया बार बार कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखा जाए। हंगूर आबदोस को याद करते हैं। ये वो आबदोस है जो कि आज हमारे पास मौजूद है और जब हम देखते हैं, जब इसकी दास्तान हम सुनते हैं तो हमें फ़ख्र होता है। भारतीय बहरिया की अददी बरतरी को गहरे समंदरों में गर्क करने वाली हंगूर आबदोस और इसकी कहानी, इसकी दास्तान ऐसी है कि जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसको याद करते हैं तो शुजात और बहादुरी की वो मिसालें हमारे सामने आती हैं कि हम कहते हैं कि हमारी समुद्री हदूद के मुहाफिज जो हैं उन्हें सलाम पेश किया जाए। फैसल मेरे साथी एंकर गए, उन्होंने यहाँ पर सैर भी की, इसकी दास्तान सुनी भी और अब आपको भी सुनवाएंगे वो। तो चलते हैं फैसल ने, देखते हैं कि क्या क्या देखा है। हाथों में हिम्मत का अलम हो तो फिर मौजों पे कदम आ ही जाते हैं, और जब अल्लाह का करम हो तो पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के देखने वाला कोई पैदा नहीं होता। हमारी बर्री अफवाज, हमारी फ़िज़ाई अफवाज और हमारी आबी फ़ौज हर वक्त हर घड़ी तैयार और कामरान रहती है। हमारी तारीख़ भी ऐसे ही सुनहरे वाक़यात से भरपूर लबरेज़ है कि जहाँ पे हमने अपने से कई गुना बड़े साइज़ के दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया। आज का दिन ऐसे ही एक तारीख़ी दिन को मनाने
का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। हम मौजूद हैं PNSM हंगोर पे, और क्या ही कहने इस जबरदस्त सबमरीन के, जिसके ना आगे से जहाज जाने की जुर्रत करता है और ना पीछे से जाने की किसी को हिम्मत होती है, क्योंकि आगे से भी ये शोला निकालती है और पीछे से भी टॉर्पीडोज मारती है। तो आज हम मौजूद हैं हंगोर के पास, बात करेंगे इससे रिलेटेड ऑफिसर से और जानेंगे कि इसकी तारीख क्या है, और आपको अंदर का टूर भी कराएंगे। तो चलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट अलवी साहब के, जिनकी सारी सर्विस जो है वो हंगोर पे रही है, और सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग बात वो ये है कि 71 के क्रू ने इनकी ट्रेनिंग की हुई है। अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यहाँ पे मौजूद है। तो सर ये क्या है, ज़रा ये बताएं मुझे। ये इस पार्ट को कहते हैं फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम, और इसका निक नेम है FTR। यहाँ पर फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम, यहाँ पर 8 ट्यूबें लगी हुई हैं। ये जो बैक साइड पे नजर आ रही है, ये 8 ट्यूबें हैं। मीन है कि आप 4 मिसाइल और 4 टॉर्पीडो इनके अंदर लोड कर सकते हैं। टॉर्पीडो में और मिसाइल में फ़र्क क्या है? टॉर्पीडो सेल्फ प्रोपेल है और ये अंडर वाटर ही रहता है, और ये बैटरी के साथ चलता है और जाके ये दुश्मन के जहाज को हिट कर जाता है, क्योंकि ये है होमिंग। ये जो फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम के बाद जो अगली स्पेस जिसमें हम आए हैं, इसको कहते हैं वार्ड रूम। ये अफसर का लिविंग एरिया भी है। अच्छा। और यहाँ पर वो खाना भी यहाँ पर ही खाते हैं। ये एक चीज़ मेरे सामने रखी हुई जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, सिंकिंग ऑफ इंडियन नेवी शिप कुकरी बाय PNSM हंगोर ड्यूरिंग 71 वॉर। ये क्योंकि ये सबमरीन डिजिटल नहीं थी, ये एनालॉग सबमरीन थी, तो उस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं थी, हमारे वजूद में ही नहीं आई थी। तो ये एनालॉग थी, तो एनालॉग में ये पेपर रख के, तो ये जो ट्रेसिंग शीट होती है इसको रख लेते हैं और इसके ऊपर चार्ट वर्क किया जाता है। जब स्नार ऑपरेटर रिपोर्ट बनाता है कि कुकरी की बेरिंग ये है, तो वो फिर क्या करता है, जो नेविगेशन अफसर होता है वो उसको कुकरी को बना देता है। यहाँ पर ये कुकरी है, वो कुकरी को बना देता है और फिर वो अपनी सबमरीन से उसका रेंज निकाल लेता है। ओके, सारा पता चल जाता है। ज़बरदस्त। मतलब ये वो फील आ रहा है कि जब आप मूवीज़ में देखते हैं जंग की प्लानिंग हो रही होती है और अफसर खड़े होते हैं, जवान खड़े होते हैं, वो किस तरीके से वो सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। सर ये ज़रा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है कि जिस डॉक के अंदर पाकिस्तानी नेवल शिप शाहजहां तमीर बन रहा था अमेरिका के अंदर, वहाँ पर ही कुकरी बना था। तो कुकरी उससे पहले बन के आ गया इंडिया में, तो उसके बाद फिर शाहजहां आ गया। अभी शाहजहां वहाँ बन ही रहा था, तो इसी दौरान पाकिस्तानी इस सबमरीन ने, हंगोर ने कुकरी को डुबो दिया, और ये प्राइज अभी उसको मिलना था, ये उसका सीनियर था कुकरी के लिए। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि यार कुकरी तो डूब गया, तो अब कहा करें उसी डाक के अंदर हमारा शाहजहां बन रहा है, तो हम शाहजहां को दे देते हैं। इसके लिए बना था, उसके डुबाने वालों को ये सोविनियर मिला है। क्या जबरदस्त स्टोरी है। ये आगे चले सर, आज ही क्या, इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, सबमरीन जब जाती है तो इससे जो है हर जगह कम्युनिकेट होता है। तो अलवी साहब से पूछते हैं कि जी अलवी साहब, अब ये बताएं ये कौन सा रूम है। ये तो मुझे लग रहा है सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, जिधर प्रेशर भी हम पता कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें। मैं तो लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताएं। जी, इसको कहते हैं ऑपरेशन रूम, और हमने इनके निकनेम रखे हुए हैं छोटे जो होते हैं, ऑप्स रूम कह देते हैं, ऑप्स रूम कहते हैं। यहाँ पर डिटेक्शन होती है दुश्मन के जहाज़ की। ये 2 सनार लगे हुए हैं, जिनको कहते थे ये BA और IA, ये दोनों होते थे। TSM 2233 डेल्टा, ये फ्रांस के बने हुए थे। अच्छा, यहाँ से आप सेटेलाइट से लुक लेते थे, कि आप सेटेलाइट से फिक्स ले लेते थे, आपको पता होता था कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। ये यहाँ देखें, ये 2 फॉरवर्ड इसको कहते थे। ये अटैक सनार है, इसके ऊपर हम बैठते थे यहाँ पर, और ये सारी इसके ऊपर पिक्चर आ रही होती थी उस शिप की जो दुश्मन का जहाज़ है। तो यहाँ से फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि उसके ऊपर लॉन्च करना है और कौन सा रेंज का करना है, और मिसाइल मारना है, टॉर्पीडो मारना है। अगर टॉर्पीडो मारना है तो कौन सी रेंज का मारना है। पानियों में कई 100 फीट नीचे जाने के बाद भी अगर हम बाहर देख सकते हैं तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ है, एक ये और एक ये। अली साहब मुझे बताएं कि ये कौन सा स्कोप है और वो कौन सा है। अच्छा, इसको कहते हैं अटैक स्कोप, और यहाँ पर जो कैप्टन साहब होता है सबमरीन के, उसके अलावा और कोई नहीं बैठता, वही बैठते हैं यहाँ पर और वो बाहर से देखते हैं। और ये जो उसके साथ है इसको सर स्कोप कहते थे। अच्छा, इससे हमने देखना होता है कि एयर के अंदर कोई उनका एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, या कोई सरफेस के ऊपर उनका कोई शिप तो नहीं है, तो हम अपनी सर्कल कर रहे हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें देख लें।
अलवी साहब, इसकी रेंज क्या है, कितना दूर तक देख सकते हैं? हराइजन तक देख सकते हैं। जितना भी आपका हराइजन है वहाँ तक ये देख सकता है कि अगर ये आपने 12 नॉटिकल माइल है तो 12 नॉटिकल माइल तक बार ये देख सकता है। अगर ये 14 है, जितना भी वो उस वक्त हराइजन क्लियर जितना आ रहा है, ये चारों तरफ से लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये फिक्स है, बंदा इसके ऊपर कैप्टन साहब बैठ जाते थे और ये अंदर से घूमती थी। और ये वाली जो सर्स्कोप है, इसके ऊपर खुद चढ़ के तो इसको खुद घुमाना पड़ता है। ये ऑटो पे नहीं होती थी, ये वाली ऑटो घूम रही होती है। सर ये बताएं, ये पार्ट क्या कहलाता है? अच्छा, इस पार्ट को कहते हैं ATR, ऑफ टारपीडो रूम, क्योंकि इस सबमरीन की क्वालिटी ये थी कि इसके अंदर 8 टारपीडो या 8 वेपन हम फॉरवर्ड साइड पे रख सकते थे और 4 हम बैक साइड पे रख सकते थे। और दूसरा ये एरिया थोड़ा सा आ जाता है हमारे JCOs जो हैं जी, उनकी मेस का, कि वो उनकी खाना पीना भी उनका यहीं होता था और उनका सोना भी यहीं होता था। ये हम देख सकते हैं, ये बेड है, ये अब बता तो दिया मैस की तरह, लेकिन जो लोग विजिट करते हैं उनके नज़दीक मैस जो होती होगी वो बड़ी सी एक हॉल होता होगा और वहाँ पे खाना पीना। सबमरीन की लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बेड्स हैं, ये देखें, 3 बंदों के लिए 2 बेड नॉमिनेट होते थे। अच्छा। और उनमें से एक बंदा ड्यूटी पे होता था और 2 बंदे इधर होते थे। ये आपका आ गया कंट्रोल रूम, इसको कहते हैं कंट्रोल रूम। ये देखें, ये आपके 2 प्लेन बने हुए हैं, ये स्टर्न प्लेन था और ये बॉ प्लेन था, यानी सबमरीन के बाहर जो पर लगे हुए हैं जिसके साथ सबमरीन को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कंट्रोल करते थे। यहाँ से सबमरीन का एंगल मेंटेन हो रहा था, हमें पता चल रहा था कि सबमरीन नीचे कितनी जा रही है और सबमरीन ऐसे ऊपर कितनी जा रही है। तो हंगोर आबदोस की हमने आपको ये टूर पूरा करवाया। इस टूर को करवाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको इसकी लेगेसी के बारे में बताया जाए, बल्कि इसका मकसद ये भी था कि आपको उन सबमरीनर्स की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कितनी मुश्किल से सबमरीनर ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आज जब हमने ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ है कि अगर वतन के ये बेटे वतन की हिफाजत के लिए ये तरीका अपनाते हैं तो ये बड़े बड़ों की बस की बात नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये जिंदगी बड़े मजे की है, वो एक बार आए और एक्सपीरियंस जरूर करें कि जिनको वो मजा समझते हैं वो कौम के दिफा का जोश है, वो कौम के दिफा का जज्बा है। और यही जज्बा, यही जोश हमारे जवानों को फिजाओं में भी हमारी निगहबानी किए रखने पे मुस्तैद रखता है, ज़मीन की भी निगहबानी करवाता है। और यही वो जज्बा है कि जो वतन के पानियों की भी हिफाजत करवाता है, ना सिर्फ सतह पे बल्कि सतह के अंदर 2-2, 3-3 महीने। हमारे मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में पाकिस्तान नेवी का एक बहुत बड़ा हाथ है और इस पाकिस्तान नेवी की बैकबोन इन सबमरीन्स को कहा जाए तो बेजा ना होगा। और इसमें मौजूद क्रू और जो सबमरीनर्स हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी क्या यादें जुड़ी हैं और वतन के दिफा के लिए वो कितने पुरजोश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक सबमरीनर कमांडर फ़ाहद फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग जब डाइव करते हैं कितने दिन तक आप लोग पानी में होते हैं, अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं? एक ये भी मैंने सुना है कि जितना आप जब हवाई सफ़र करते हैं तो एयर प्रेशर जितना होता है उसका 5 to 6 टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अंदर की लाइफ एक टोटली डिफरेंट लाइफ है। इंजन्स वगैरह चलते हैं, उसकी वजह से वैक्यूम प्रेशर के डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए एक ख़ास लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन रखना पड़ता है। करंट एरा में जो हमारे थ्रेट्स हैं वो हमसे कई गुना बढ़कर हैं, तो इन थ्रेट्स को कोप अप करने के लिए जो कि हम करते भी आए हैं और इनको फेस करने के लिए पाकिस्तान नेवी और हमारे सबमरीनर्स क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं? सबमरीन्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि दुश्मन की मुसल्लत की हुई जंग को उसी के पानियों में जाके लड़ते हैं, उसको आपके शोर से दूर लेकर जाते हैं और इसके लिए पेशा वराना महारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हर वक्त तकरीबन अपनी इस पेशा वराना महारत को बेहतर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। एयरक्राफ्ट के साथ, शिप्स के साथ, दूसरी सबमरीन्स के साथ हर वक्त मशक़ें करते रहते हैं ताकि जिस वतन को हमारी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार। फ़ाहद साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि आज हम हंगोर की जो है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप
हमारी उस यूथ को जो हमारे मुल्क का 63% है, इस ऑस्पिशियस डे पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सबमरीन्स हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम इनके लिए जो भी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हैं, आप इसको यूँ समझें कि इट इज़ अ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मदरलैंड। और अगर जंग नहीं हो रही तो समझें कि इसीलिए नहीं हो रही कि हम जीत रहे हैं, बिकॉज हमारा दुश्मन तो इस बात पर बेंट है कि उसे जंग मुसल्लत करनी है, और हम इस बात पर मुनसर हैं कि हमने जंग नहीं होने देनी। तो अगर जंग नहीं हो रही तो हम जीत गए। थैंक यू सो मच वासफ, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो हंगोर की सैर हमने आपको करवाई और फैसल बड़ी मेहनत माशाल्लाह आपने की है। दिल खुश हो गया कि हमारे पास ऐसे असासे मौजूद हैं। जी, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस शेर को हकीकी रंग में रंग रही हैं इस वक्त नेहा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ इनकी पूरी। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। प्लीज़ अपना काम कंटिन्यू करें। और बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पेंटिंग बना रही हैं ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब व्हाट्स न्यू इन दिस। तो जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम है नया दिन, तो ये भी कुछ नया है। और वो नया किसके लिए है? कराची के लिए। नौजवान मुसव्विर हैं ये, ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने रंग दे कराची के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया हुआ है, और इसके तहत कराची के रहायशियों को मुतहर्रिक कर रहे हैं ये लोग, और गली मोहल्ले साफ़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो दीवारों पे जो आप लोग नारे लिख देते हैं ना, फ़लाँ को रिहा करो और फ़लाँ का ये और फ़लाँ का वो, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि दीवारों पे क्या क्या कुछ वॉल चॉकिंग हो जाती है। तो उसको ये अपना इनिशिएटिव लेके खूबसूरत नक्शो निगार बनाकर इलाके को दीदाज़े बना रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये है शारा कायदीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप में भी ये बच्चियाँ और बच्चे खड़े हुए हैं। तो रंग दे कराची हमारे साथ टीम मौजूद है। चेयरमैन ज़ुहैब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सुफियान और नेहा तो मौजूद हैं ही। तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़ुहैब भाई, कैसे ये आइडिया आया आपको, और अब तक कराची की कौन कौन सी दीवारों को आप? अगर देखा जाए तो कराची में वॉल चॉकिंग इतनी है कि पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर के अंदर इतनी वॉल चॉकिंग नहीं होती। बाबा बंगाली हो गए, डॉक्टर सुल्तान, सियासी नारे लिखे हुए, इतनी ज़्यादा क्या में गंदगी की दीवारों पे की गई है कि जो किसी दूसरे शहर में नहीं है। तो हमारा इनिशिएटिव यही था कि कराची की दीवारों को खूबसूरत बनाया जाए, ताकि उसको अगर कोई देखे तो उनको एक अच्छी वाइब आए। सही है। और कहाँ कहाँ आप कर चुके हैं अब तक? अभी तक हम लोग 16 मुकामात पे कर चुके हैं। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं कि 15-20 दिन एक एक्टिविटी चलती है। तो अभी हमें 1 साल हो गया, और 1 साल में हमने 16 मुकामात पे एक्टिविटी कर चुके हैं। सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे आपने कहा ना कि कराची में तो सुफियान ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नारे लिखे हुए मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हमें लिखा हुआ मिलता है, बहुत सारे लोगों से राबता करने के बारे में भी कहा जाता है कि जिनसे राबता कर लें महबूब आपके कदमों में हो जाएगा। तो अब आपने सोचा क्या है कि दीवारों को आप किस तरीके से रंगेंगे? लाइक जैसे हम देख रहे हैं कि कायद आज़म की तस्वीर भी है, मुख्तलिफ जगहों को कुछ सोचा आपने कि फ़लानी जगह की तस्वीर बनाई जाएगी या किसी दीवार पे किसी और चीज़ की तस्वीर बनाई जाएगी? बेसिकली माइंड है क्या? ये डिपेंड हमारे अपकमिंग इवेंट्स पे करता है कि आप क्या, जैसे अभी 25 दिसंबर आ रहा है, तो उसके हवाले से हमने कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट्स बनाए। तो इसलिए डिपेंड अपकमिंग हमारे इस पे करते हैं, इवेंट्स पे करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा अब क्योंकि नेहा जो हैं, कल जब हम निकले थे ना सड़क पे, तो नेहा जो थी वहाँ पे पेंटिंग में लगी हुई थी। कल उन्होंने हॉर्स बनाया था। नेहा आ रही हैं, वैसे मुझे नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दें आप क्या बना रही हैं? ये नया दिन का प्रोग्राम के जो लोगो है वो बना रही हूँ, और उनके साथ सीनरी बना रही हूँ, सुबह का सामान। अच्छा नेहा, ये तो आप कंटिन्यू करती रहें, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि आप अब तक कितनी दीवारों को इस तरह रंग चुकी हैं और क्या कुछ बना चुकी हैं? मैंने 14 अगस्त के टाइम पे बोर्ड बेसन पे पेंटिंग की थी। वहाँ पे मैंने हसन सिद्दीकी का स्केच बनाया था, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और हसन सिद्दीकी जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिराया था। वाह वाह, चलें अब फटाफट नया दिन को आप कंप्लीट कर लें। हाँ महक, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे फैसल होता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ के हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो देखते हैं, फिर इंस्पायर होते हैं। अगर सुफियान या नेहा जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आपके साथ कोई और भी मिलके इस पेंटिंग में हिस्सा लेना चाहे या आपको मुनफरिद आइडियाज़ देना चाहे, किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? आया कोई आपका पेज है सोशल मीडिया पे, कोई कांटेक्ट नंबर है कि वो बताएं कि हाँ जी उनके पास भी स्किल्स हैं और वो भी ये काम कर सकते हैं? हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे फॉर्म्स के लिंक्स अपलोड हैं। उन जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप पे आ जाते हैं। फिर आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि एक्टिविटी कब है, क्या हमारा डिज़ाइन थीम है, क्या टाइमिंग है, किस वजह आपको आना है, क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस हवाले से सब हम लोग व्हाट्सएप पे आपको बताते रहते हैं हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे। अच्छा ज़ोएब, मुझे अब ये बताएं कि जिस शहर की गलियों में, सड़कों पे आप खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हैं, आपने बताया 16 मकामात पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं। कराची की सड़कें गो के अब उतनी ज़्यादा गैर महफूज नहीं, लेकिन अभी भी स्नैचिंग हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती हैं। वो डर नहीं लगता ये सब सारी चीज़ें फेस की आपने? स्नैचिंग हमारे साथ 2 बार हो चुकी है। अरे भैया, कौन बच सकता है इससे? और मेन शाहराहों पे हुई है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लाइक कुछ भी नहीं कह सकते कि क्योंकि कराची सिक्योर्ड नहीं है प्रॉपर्ली। कोई रोड जब तक आप सिक्योरिटी के साथ नहीं खड़े हुए तब तक आपको कोई भी लूट के ले जाएगा। हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो जाता है और जो पेंटिंग थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई। यस, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नेहा, बड़ा ज़बरदस्त आपने पेंटिंग बनाई। थैंक यू सो मच रंग दे कराची। ज़ोएब, सुफियान, नेहा हमारे साथ मौजूद थे और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि कराची जो है अब वो साफ़ होगा। और अगर तो कुछ लोग उसे गंदा कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं टीम रंग दे कराची की तरह जो हमारे शहर को, हमारे मुल्क को साफ़ करने पे तुले हुए हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे आप पीर को। मैं चाहूँगा कि हम इख्तिताम इसी पे करें, तो हम करेंगे आपसे खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।